बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट और एक्सरसाइज 7.5 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट की, लेकिन उससे भी पहले आपको रिकॉल करना होगा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। शाबाश। फर्ज करें u और v दो वेक्टर्स हैं, तो u डॉट v किसके इक्वल है? शाबाश जी, u डॉट v इक्वल था u इंटू v इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। ये जो मैंने u और v बोला, ये वेक्टर u और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है। यानी हम इस तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। हम स्टूडेंट्स पहली एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब किस तरह से? सिंस u डॉट v का हमारा फॉर्मूला, जी फॉर्मूला था u इंटू v, मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, u और v के दरमियान बनने वाले एंगल का कोसाइन। अब स्टूडेंट्स, यहां से हमें थीटा को इवेल्युएट करना है, तो पहले हम कोसाइन ऑफ थीटा की अगर वैल्यू, यानी कोसाइन ऑफ थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बना लें, कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू मालूम करें, तो ये होगी u डॉट v डिवाइडेड बाय uv। और हमें बाज प्रॉब्लम्स में कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड आउट करने के लिए, और थीटा के लिए फॉर्मूला होगा कोसाइन इनवर्स ऑफ u डॉट v ओवर u इंटू v। और आपको याद है कि u डॉट v हम दूसरा एक और फॉर्मूला था कंपोनेंट फॉर्म में, जब हमें दो वेक्टर्स गिवन हो तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके भी u डॉट v मालूम कर सकते हैं। सो ये है हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। स्टूडेंट, सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट ये पढ़ा था, इट इज द मेजर ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स, यानी ये दो वेक्टर्स आपस में कितने पैरेलल हैं, हाउ मच दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हम बेसिकली मेजर करते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। और अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो तो डॉट प्रोडक्ट, अगर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास हो जाता है u इंटू वी के इक्वल। क्यों? अगर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो तो थीटा हमारे पास हो जाता है 0, कोसाइन ऑफ 0 हो जाता है 1। सो u डॉट v इज इक्वल टू u इंटू वी अगर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हैं। सो दूसरा हमारा पॉइंट होगा टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। नंबर 1 पॉइंट इसमें, इफ u डॉट v विल बी इक्वल टू u इंटू v, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो, देन वेक्टर्स विल बी पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। और अगर स्टूडेंट्स पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हुए, इस तरह से अगर पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हुए
तो हमारा थीटा हो जाएगा 180 डिग्रीज, और कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। अब वो -1 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो u डॉट v बन जाएगा -u इंटू वी के। सो ये हमारा होगा सेकेंड पॉइंट। इफ u dot v will be equal to negative of u into v, then vectors will be parallel in opposite direction। और आप जानते हैं कि पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन को हम एंटी पैरेलल का नाम भी देते हैं फिजिक्स में। अब स्टूडेंट्स तीसरी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज या π/2 हो जाए तो कोसाइन ऑफ 90 क्या होता है? शाबाश जी, कोसाइन ऑफ 90 होता है 0। कोसाइन ऑफ 90 0 होने की वजह से ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये 0 हो जाता है। यानी इसकी थर्ड एप्लीकेशन है टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उन दो का डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होगा। सो दिस इज आवर थर्ड एप्लीकेशन टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। और ये हमने इनफैक्ट यूज भी किया था एक्सरसाइज 7.3 में। इफ u dot v is equal to 0, then u will be perpendicular to v। और आप इसे उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर u और v परपेंडिकुलर होंगे तो u डॉट v इक्वल टू 0 होगा। स्टूडेंट्स हमने इसे यूज किया था दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए। हमने इसे यूज किया था एक्सरसाइज 7.3 में ये चेक करने के लिए कि क्या तीन वेक्टर्स राइट ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं। हमने वहां पर पहले तो ये चेक किया था कि तीन वेक्टर्स ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं, और उसके बाद हमने दो वेक्टर्स को आपस में चेक किया था कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं। सो इस जो एप्लीकेशन है इसका फर्दर जो है वो यूज भी किया जा सकता है डिफरेंट शेप्स को चेक करने के लिए कि क्या उनमें 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है या नहीं, क्या उनमें जो दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी आप जानते हैं कि जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की जानिब। एक्सरसाइज 7.3 में अगर आपको याद हो तो हमने एक और एप्लीकेशन की थी डॉट प्रोडक्ट की, और वो थी टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along अदर। अब जरा प्रोजेक्शन का कंसेप्ट भी रिकॉल कर लेते हैं। ये लेक्चर इनफैक्ट हमारे पिछले सारे कंसेप्ट्स को भी रिकॉल करवा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें हम सारी बातें रिवाइज कर रहे हैं। प्रोजेक्शन को जरा रिकॉल कर लेते हैं। प्रोजेक्शन क्या थी? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along अदर। शाबाश जी, मैंने इसका कंसेप्ट आपको दिया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस चीज को हम कहते हैं कि ये उस वेक्टर की प्रोजेक्शन है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने का के डिफरेंट हमने फॉर्मूलाज बेसिकली वहां पर ड्राइव किए थे एक्सरसाइज 7.3 में, वो रिकॉल करते हैं। नंबर 1, projection of
u along v, अगर u और v दो वेक्टर्स है तो प्रोजेक्शन ऑफ u along v, आपको याद हो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और अगर प्रोजेक्शन ऑफ u along v हो तो डिनोमिनेटर में v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये v का मैग्नीट्यूड, आप इसे सिंपल v लिख लें या इसे इस तरह से लिख लें, दोनों बातें दुरुस्त हैं। इसकी एक दूसरी शक्ल भी हमने पढ़ी थी, और वो क्या थी? वेक्टर v डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये बन जाता है v हैट, यानी v का यूनिट वेक्टर। सो u डॉट v हैट। इसकी एक और शक्ल भी बनती है जो आप फिजिक्स में यूजुअली पढ़ते हैं। u डॉट v बुनियादी तौर पर क्या है जी? u डॉट v है u इंटू v कोसाइन ऑफ थीटा। अब u इंटू v कोसाइन ऑफ थीटा अगर हम यहां पर लिखेंगे, u इंटू v कोसाइन ऑफ थीटा अगर हम इसकी जगह पर लिखेंगे तो ये v मैग्नीट्यूड को कैंसिल करेगा, हमें मिलेगा u कोसाइन थीटा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ u अलॉन्ग v हमारे पास होगी u कोसाइन थीटा, और प्रोजेक्शन ऑफ v अलॉन्ग u हमारे पास आ जाएगी v कोसाइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ v along u, इसी पैटर्न पर हम उसे लिखेंगे u डॉट v। अब नीचे आ जाएगा u का मैग्नीट्यूड, u डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा u हैट इंटू डॉट प्रोडक्ट v। स्टूडेंट्स, नंबर 5th एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, 5th एप्लीकेशन है, हमने एक्सरसाइज 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट लॉज और फॉर्मूलाज भी ड्राइव किए थे। तो स्टूडेंट्स, 5th एप्लीकेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू प्रूव डिफरेंट लॉज formulas of trigonometry इसके अलावा फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। और सिर्फ यही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स और मैकेनिक्स नहीं, इसके अलावा और डिफरेंट साइंसेस के डिफरेंट फार्मूलाज और लॉज को ड्राइव करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, एक एप्लीकेशन हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली फिजिक्स के अंदर इस डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। आइए उस एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज नंबर 6। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम बात करते हैं वर्क डन की। जरा रिकॉल करें कि वर्क डन बुनियादी तौर पर क्या होता है। शाबाश, जरा रिकॉल करें, फिजिक्स का अपना कंसेप्ट रिकॉल करें। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जी, ये प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, किसके साथ? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, इन दो चीजों का प्रोडक्ट होता है वर्क डन। आइए वर्क डन को अच्छी तरह से जरा रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस वक्त आप एक बॉक्स देख रहे हैं जो इस वक्त पॉइंट ए पे पड़ा है। मैं इसे पॉइंट बी की तरफ डिस्प्लेस करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फ्रॉम ए टू बी। अब इसे डिस्प्लेस करने के लिए मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा जिसकी डायरेक्शन के डिफरेंट ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या मुझे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करनी चाहिए, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में? यानी 3 ऑप्शंस आपके पास आ गए, 1, 2 और 3। आपके ख्याल से फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की जाए कि हम इसे बासानी फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेस कर दें? शाबाश जी, आपके ज़हन में फौरन आ चुका है कि हमें फर्स्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो फोर्स कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। फोर्स का मुकम्मल मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में
होगा। इस सूरत में वर्क डन मैक्सिमम होगा। एंगल बन रहा होगा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान 0 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 0 होता है 1। एफ डॉट डी यानी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो खालिस्तन इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। वर्क डन हमारा मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 चूज करूं तो क्या होगा? जी, अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 चूज करूंगा तो फोर्स वेक्टर का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा? द आंसर इज नो। इस वक्त हमारा जो वर्क डन है वो 0 होगा। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 90 होता है 0। वर्क डन हमारा एफ डॉट डी वो 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 चूज किया जा सकता है? द आंसर इज यस। ये ऑप्शन 1 बेस्ट है, ऑप्शन 2 उसके बाद सेकंड बेस्ट है। अब ऑप्शन 2 में फोर्स जो वेक्टर है इसका कोई कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो? द आंसर इज यस। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि वो कंपोनेंट कैलकुलेट कैसे होगा? शाबाश जी, हम फोर्स वेक्टर के हेड से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे सामने आ गई एक राइट ट्रायंगल। अब हमें ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इस राइट ट्रायंगल में ये जो कंपोनेंट है ये किस साइड का रोल प्ले कर रहा है? शाबाश, चले हम सारी मुकम्मल बात कर लेते हैं। राइट एंगल की अपोजिट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हमारा होगा फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। अब जो एंगल थीटा है उसके साथ जो साइड है उसकी अपोजिट साइड इनफैक्ट परपेंडिकुलर और उसकी एडजेसेंट साइड हमारे पास हो जाएगी बेस। यानी ये जो कंपोनेंट है ये है बेस इस राइट ट्रायंगल में। अब बेस कैलकुलेट करने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम आएगी? द आंसर इज कोसाइन, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मौजूद है। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी हमारे पास ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल। स्टूडेंट्स, इस कंपोनेंट को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इस सूरत में वर्क डन। स्टूडेंट्स, आइए अब इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। To calculate work done of a force F that makes an object to displace D वेक्टर। अब वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, और W इक्वल होगा F डॉट डी के, और हम इसे लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। F का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स, अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क डन किस वक्त 0 होगा। वर्क डन विल बी 0 क्योंकि ये पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं एमसीक्यूज में। वर्क डन विल बी 0 इफ वन ऑफ द following will be true. Number 1, स्टूडेंट्स, वर्क डन है हमारा एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल। अब अगर वर्क डन को 0 होना है तो आप जरा देखें, ये इन तीन चीजों का प्रोडक्ट है। या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होने से मुराद ये है कि फोर्स वेक्टर हमारा
नल वेक्टर हो, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम ये कह सकते हैं कि जीरो हो जाए, या यहां पर जीरो आ जाए। अब यहां पर जीरो कैसे आ सकता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जाए, एफ और डी के दरमियान, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान 90 डिग्रीज एंगल बन रहा हो। ये तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं वर्क डन को जीरो करने के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन हम लिखते हैं, वेक्टर एफ इज नल वेक्टर और एफ इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। नंबर टू ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नल वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो। या तीसरा ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, दैट इज टू से फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स, वर्क डन के जीरो होने के लिए इन तीनों में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कशन कर ली एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट की, जिसमें खास तौर पर अभी हम जो बात कर चुके हैं वो है वर्क डन। आइए अब वर्क डन के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.5 से। Students, this is problem number 8. Statement is a particle acted by constant forces. ये एक फोर्स वेक्टर और ये दूसरा फोर्स वेक्टर is displaced from A to B. Find the work done. Students, एक पार्टिकल है जिसे पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ डिस्प्लेस किया गया है और उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? शाबाश, वर्क डन का फॉर्मूला है F डॉट डी। स्टूडेंट्स, फोर्स वेक्टर हमें चाहिए। यहां पर हमें दो फोर्सेस गिवन हैं। हमारी नेट फोर्स क्या होगी? जी, इन दोनों फोर्सेस का सम। और डिस्प्लेसमेंट हमारी है फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा होगा ए बी वेक्टर, यानी ए से बी की तरफ बनने वाला वेक्टर। स्टूडेंट्स, पहले हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हियर फोर्स वेक्टर, अगर हम इसे F1 कह दें, इसे F2 कह दें, तो इन दोनों का सम होगा। मैं इन दोनों का सम करने जा रहा हूं। 4i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस j माइनस k। 4i plus 3i is 7i plus j minus j कैंसल और माइनस 3k माइनस k is माइनस 4k। ये हमारे पास आ गई नेट फोर्स। अब स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा होगा वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी आप देख रहे हैं कि हेड साइड पर है b, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ b आएगा इस पॉइंट से और पोजीशन वेक्टर ऑफ a आएगा इस पॉइंट से। 5 माइनस 1 हमारे पास 4i, 4 माइनस 2 विल बी 2j और 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2k। ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी, फोर्स वेक्टर 7i माइनस 4k डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस 2j माइनस 2k। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में हम सिमिलर कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहां से x कंपोनेंट इस x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 4s are 28, i डॉट i हो गया 1। यहां पर y कंपोनेंट है 0, यहां पर y कंपोनेंट है प्लस 2। 0 इंटू प्लस 2 विल बी 0। यहां पर z कंपोनेंट माइनस 4, यहां पर z कंपोनेंट माइनस 2। माइनस 4 इंटू माइनस 2 विल बी प्लस 8।
सो 28 प्लस 8 इज 36. वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर्स. ये स्टूडेंट्स सॉल्यूशन एंड हुआ. हम वर्क डन कैलकुलेट कर चुके. बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10. स्टेटमेंट इज a force of magnitude 6 units acting parallel to this vector displaces the point of application from this to this point. Find the work done. Students, work done का फॉर्मूला आप जानते हैं F डॉट डी. मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर फोर्स वेक्टर क्या है. शाबाश जी, आप फौरन कहेंगे कि यह है हमारा फोर्स वेक्टर. स्टूडेंट्स, आप गलत सोच रहे हैं. यही वजह है कि जिसकी वजह से मैंने ये प्रॉब्लम चूज किया है आपके साथ डिस्कशन के लिए. स्टूडेंट्स, लिखा क्या है? अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स. फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर. जो हमारा फोर्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है, वो इस वेक्टर के पैरेलल एक्ट कर रहा है. ये फोर्स वेक्टर नहीं है, इस वेक्टर के पैरेलल है हमारा फोर्स वेक्टर. स्टूडेंट्स, आपको रिकॉल करना होगा 7.2 एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम. वहां पर हमें गिवन था फाइंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पैरेलल टू दिस वेक्टर. इस तरह के हमें इनफैक्ट 2-3 प्रॉब्लम्स वहां पर गिवन थे एक्सरसाइज 7.2 में. फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस पैरेलल टू दिस वेक्टर. जरा रिकॉल करें हम कैसे फाइंड आउट करते थे. हमें यहां पर फोर्स वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो और जो इसके पैरेलल हो. शाबाश जी, हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे. इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, डेफिनेटली वो यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1. यूनिट वेक्टर और वेक्टर आपस में पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होते हैं. इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड 6 का वेक्टर आएगा जो कि हमारा फोर्स वेक्टर होगा. उस फोर्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट के साथ हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा. स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. हम लिखेंगे लेट v इज इक्वल टू दिस वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस k. हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, v हैट इज इक्वल टू वेक्टर v डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड. अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं. v हैट इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस k न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में v का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 1. 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3. अब 3 डिवाइड करेगा तमाम कंपोनेंट्स को, यह आ जाएगा 2/3i माइनस 2/3j प्लस 1/3k. ये स्टूडेंट्स आ गया इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर. अब हम अपना फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करेंगे. ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 1. इसकी डायरेक्शन में है हमारा फोर्स वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 6. नाउ इवेल्युएटिंग फोर्स वेक्टर. फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ v हैट, यानी 6 टाइम्स ऑफ v हैट 2/3i माइनस 2/3j प्लस 1/3k. मल्टीप्लीकेशन की 3 2s are 6, 2 2s are 4i, 3 2s are 6, 2 2s are 4j और 3 2s are 6, 2k. ये हमारे पास आ गया फोर्स वेक्टर. अब स्टूडेंट्स, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के इक्वल. ये हमारे पास है फाइनल पॉइंट
ये है इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम दिस टू दिस, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इवेल्युएट करते हैं। 5 - 1 4i, 3 - 2 1j, और 7 - 3 4k। Since W is equal to F dot D, force vector 4i minus 4j plus 2k dot displacement vector 4i plus j plus 4k. 4 4s are 16, minus 4 into 1 is minus 4, or 2 into 4 is 8. 16 minus 4 is 12, 12 plus 8 is 20. 20 न्यूटन मीटर्स हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9 इस एक्सरसाइज का, और इसके अलावा एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।